हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज मैं बताऊंगा कि व्हेन 1857 व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि जब लोग, हिंदी में बताएं तो जब लोग बगावत किए 1857 और उसके बाद, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया है। अगर कहें हिंदी में और कि जब जनता बगावत करती है 1857 या उसके बाद। यहाँ पर कुछ लोग फोटो में दिख रहे हैं लड़ाई करते हुए। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़े थे, पिछले चैप्टर थर्ड में पढ़े थे, रूलिंग द कंट्री साइड वाले में, कि पॉलिसी से लोग, जो कंपनी की पॉलिसी थी, कंपनी का नियम कानून था, उससे लोग काफ़ी नाराज़ थे और कंपनी पर असंतुष्ट हो गए थे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा असंतोष लोगों में हो गया था। वह नाराज़ कौन कौन से लोग थे? चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे किसान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे सोल्जर हो, सब लोग कुछ अलग अलग तरीके से कंपनी पर नाराज़ हो गए थे। और दूसरी बात यहाँ पर आई थी कि नवाब लॉस्ट देयर पावर, यानी कि जो नवाबों की सत्ता थी वो छीन ली गई थी। जो नवाब हुआ करते थे उस टाइम, उनकी सत्ता को, पावर को छीन लिया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें तो मिड 18वीं सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य, जो लॉर्ड डलहौजी आया था और कई सारे वायसराय आए थे, वह सहायक संधि करने के बाद, सहायक संधि या हड़प नीति कर लेने के बाद, वह पूरे राजाओं का या नवाबों की सत्ता पर फुट डालो, शासन करो और हड़प नीति के माध्यम से जबरन अधिकार कर लिया था। और उसी बीच बहुत सारी फैमिली असंतुष्ट हो गई थी। उसी बीच एक कहानी और आई थी कि वहाँ पर बहुत सारी रूलिंग फैमिली थी, जिसमें झांसी की रानी भी थी। वहाँ पर कंपनी अपना अधिकार जमाना चाहती थी और उनके पुत्र जो थे, एडॉप्टेड सन थे, यानी हिंदी में कहें तो दत्तक पुत्र, उनको राजा मानने से इनकार कर दिया था। और उसकी जो पेंशन दी जानी थी, वह पेंशन भी उनको नहीं दिया जा रहा था, जो पेशवा बाजीराव को मतलब उनके नाना को पेंशन मिलनी चाहिए थी। ठीक है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जो अवध वाला एरिया था, अवध मतलब एक अवध बहुत बड़ा प्रांत था, अवध की एरिया का जो नवाब था, उसको भी अपने कब्जे में मिला लिया गया था। और उस पर सन 1801 यानी 1801 में एक सहायक संधि कर ली गई थी और अंत में 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और अगर आगे बात करें इसी में, तो आगे इसमें कंपनी ने अपना प्लान करके 1849 के करीब, यहाँ पर 1857 दिया हुआ है कि कंपनी ने प्लान करके 1849 ईस्वी के करीब में गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसको दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। कि बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार को वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस टाइम जो राजा हुआ करते वो किले में रहते थे, उनको निकाल दिया गया था। और इतना ही नहीं, 1856 में गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम के, 1856 में गवर्नर जनरल जो कैनिंग आए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर को हम आखिरी, मतलब बहादुर शाह जफर अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे। उनके मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर के किसी भी आने वाली जनरेशन को या वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। सिर्फ उन्हें प्रिंसेस यानी राजकुमार की मान्यता दी जाएगी, यानी उनको सिर्फ प्रिंसेस बोला जाएगा। ठीक है। कि इसी नीति के कारण सभी लोग असंतुष्ट हो गए थे। अगला है यहाँ पर द पीजेंट एंड द सिपाही, यानी कि उस टाइम पीजेंट यानी किसान बताए थे हम, कि किसान और जो सिपाही हुआ करते थे वो भी असंतुष्ट हो गए थे। वो कैसे असंतुष्ट हुए थे उसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया था कि गांव में किसान और सैनिक, जो मूल रूप से वहाँ के किसान थे यानी पुश्तैनी निवासी थे, वो भारी भरकम टैक्स से, बहुत ज़्यादा टैक्स और लोन से परेशान हो गए थे। और उनकी आने वाली जनरेशन जो है उसके माध्यम से अपना खाना पीना नहीं कर पा रही थी, यानी उनका रोजी रोटी नहीं चल पा रहा था। उसके आगे एक बड़ी बात आती है कि जो इंडियन सिपाही थे, जो इंडिया के सिपाही थे, कंपनी के अंदर काम करते थे, उनका वेतन भत्ता तो मिलता था, लेकिन उनके साथ साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। यानी कि हम बताए थे उस टाइम की तत्कालिक कारण जो था वह 1857 की क्रांति का, वह था चर्बी वाले कारतूस। और कई सारे किसानों को, कई सारे सैनिकों को ऐसा जबरन समुद्र के पार भेज दिया जाता था, अदर कंट्री में भेज दिया जाता था उनको सैनिक बनाकर, जैसे बर्मा में और कई सारे जगह पर समुद्री रूट से उनको भेज दिया जाता था। जो किसान, जो वहाँ के सिपाही नाराज़ थे कि जैसे कि उसमें 1824 में 1824 में कुछ सिपाहियों को समुद्र के रास्ते से बर्मा भेज दिया गया था,
जिससे वहाँ के सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि हम बर्मा नहीं जाएंगे। और 1856 में कंपनी द्वारा, यहाँ पर 1857 दिया हुआ है, 1857 में कंपनी द्वारा एक नया कानून पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी या सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है, ऐसा एक नियम ला दिया गया। और इसी बीच सिपाही काफ़ी खासा नाराज़ हो गए अपने, और वो चाहते थे कि हम अपने कंट्री साइड में ही रहेंगे, यानी कि अपने देश की एरिया में ही रहेंगे। किसान भी उनके साथ हो गए, यानी कि किसान भी नाराज़ हो गए और सिपाही भी नाराज़ हो गए। उसके बाद एक आया था यहाँ पर रिस्पांस ऑफ रिफॉर्मर। रिफॉर्मर मतलब कुछ समाज सुधारक लोग होते थे, यानी तो सुधारों के प्रति उनका क्या रिस्पांस रहा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे समाज सुधारक आ गए थे और समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। तो जैसे कि वहाँ पर सती प्रथा एक आई थी, तो सती प्रथा को रोकने के लिए, और जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनके पति लड़ाई वगैरह में शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, तो सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह जैसे कुछ उस टाइम होता था कि सती प्रथा में जिनका पति मर गया उनको उसी के साथ जला दिया जाता था, उसी की चिता पर, यानी कि एक साथ ही उनको मार दिया जाता था। तो कुछ लोग समाज सुधारक आए, बोले कि इसको बंद किया जाए, यानी जिसका हस्बैंड डेथ कर गए अब उसे फिर से विवाह करने का, यानी विधवा विवाह या पुनर्विवाह करने का मौका दिया जाए। और क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा को वहाँ पर अंग्रेज लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिए थे, तो अंग्रेजी शिक्षा को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिए। उस पर भी कुछ भारतीयों में असंतोष था कि हमारे इस यहाँ पर भारतीय शिक्षा को हटाकर अंग्रेजी शिक्षा लाई जा रही है। उसके बाद ही कुछ अंग्रेजी मिशनरियों ने, यानी जो वहाँ के मिशनरी आए थे उनको बोला जाता है मिशनरियों, क्योंकि वो ऐसे ईसाई धर्म के थे, तो उन्होंने खुलकर यहाँ 1830 के बाद यहाँ पर इंडिया में आकर खुलकर अपनी कंपनी बसाई और काम किया और अपने धर्म का यहाँ पर तेज़ी से प्रचार प्रसार किया। और कुछ एक ऐसा नियम बनाया गया, एक नया कानून लाया गया था जिसमें लोगों को ईसाई धर्म अपनाना बहुत आसान हो गया था। तो कुछ जो धर्म सुधारक लोग थे, जागरूक लोग थे उस टाइम, उनको काफ़ी नाराज़गी हुई कि जो ये कानून लाया गया इसमें बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, उसके आगे लोगों की जो यहाँ पर दिया हुआ थॉट द आई ऑफ द पीपल, लोगों को पूरी तरीके से दिखने लगा कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। ठीक है, और चलिए आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये कुछ उस टाइम के जो न्यूज़पेपर छपा करते थे उसके बारे में दिया हुआ है कि उस टाइम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, सोर्स 1 सोर्स 2 करके दिया हुआ है। उसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए लोग किस प्रकार से लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लड़ाई करने के लिए। अगला ये इम्यूनिटी बिकम ए पॉपुलर रेबेलियन। तो चलिए यहाँ पर कुछ सैनिक लोग स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो गए हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो 1756 में और 1756 और 1764 में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद यह 1857 है। 100 सालों बाद अंग्रेज के अत्याचार से 100 सालों से परेशान लोग अब वह बगावत पर उतर आए थे और लड़ाई करने पर उतर आए थे। अगर हम देखें तो सन 1857 में मेरठ के कुछ सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ ही उतर आए और बगावत करना शुरू कर दिया और कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिए। कुछ लोग इसे 19वीं सदी में औपनिवेशिकवाद और दुनिया के खिलाफ लड़ा जाने वाला सबसे बड़ा संघर्ष मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 जो था 1756 में ही बहुत ज़्यादा कंपनी का आधिपत्य हो गया था और साल भर चला, तो साल भर नहीं 100 साल चला, तो काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे। इंडियन लोग काफ़ी असंतुष्ट थे। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक कैसे क्रांति चली उसके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो भी असंतुष्ट लोग थे, तो 8 अप्रैल 1857 को जो युवा सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने हैंगेड डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर बैरकपुर में अपने ही अफसरों पर हमला कर दिया और उनको मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को उस युवा सिपाही मंगल पांडे को अफसरों ने हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। यानी 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इतना ही नहीं, 9 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने नए कारतूस जिस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था
उससे अभ्यास कराया जाता था सैनिकों को, जिससे सैनिक असंतुष्ट होकर इनकार कर दिए कि हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, और जो अभ्यास करने से मना किया उसके फलस्वरूप कुल 85 यानी 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया तथा उन्हें 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। 10-10 साल की सज़ा सुनाने के बाद अंग्रेज़ लोग के प्रति काफ़ी असंतोष हो गया, और यानी देख सकते हैं यहाँ पर उनको फिरंगी कहा जाने लगा। फिरंगी, यहाँ पर फिरंगी वर्ड दिया हुआ है, अंग्रेज़ लोगों को फिरंगी कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ पर बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिए। 10 मई को बहुत सारे सैनिक 10 मई को मेरठ की जेल पर धावा बोल के अपने जो भी सिपाही जेल में बंद थे उनको आज़ाद कर लिया, और 10 मई 1857 की रात को मेरठ के सिपाहियों की टोली सीधे दिल्ली पहुंच गई, और उनके आने की खबर सुनकर दिल्ली में तैनात सिपाहियों ने भी बगावत करके अंग्रेज़ों को, कई सारे अंग्रेज़ों को मार गिराया, सीधे रेबल हो गया, यानी कि युद्ध छिड़ गया। सभी ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे उनको बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का समर्थन किया और देश भर के जितने भी लीडर थे उनको चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए पूरा आह्वान कर दिया। दिल्ली से पूरे देश में जितने भी हिंदुस्तान के नेता थे उनको बोला गया कि आप एक साथ में मिलकर और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इतना होने के बाद बगावत पूरे देश में फैलने लगा। पूरे देश में देखा जाए तो एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और बगावत फैलने, एक के बाद हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और वे दिल्ली नहीं, दिल्ली से कानपुर और लखनऊ और कई सारे जगहों पर जितने भी सैनिक थे वह सब अपने अपने जगह पर लड़ाई करने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने लगे, और उनके देखा सीखी में गांव के लोग भी उसी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। और इतना ही नहीं, जितने भी स्थानीय नेता थे, लोकल लीडर थे, जमींदार थे, मुखिया थे, वो सब उनके पीछे जुड़ गए। और इतना ही नहीं, कुछ जगहों की हम बता दें आपको कि कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो नाना साहेब थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। कानपुर में उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। और इतना ही नहीं, लखनऊ में अगर बात करेंगे, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया, और उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला। इतना ही नहीं, अगर झांसी की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से काफ़ी चुनौती ली और लड़ाई लड़ी। मंडला मध्य प्रदेश की बात करें तो राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार करके अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। इतना ही नहीं, अगर हम फैजाबाद में आते हैं तो फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपने समर्थकों के साथ एक विशाल संख्या में भीड़ जुटाकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। और अगर बरेली में देखें तो बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी फौज तैयार की और उसको लेकर दिल्ली कूच कर दिया। और इतना ही नहीं, बिहार में भी जमींदार कुंवर सिंह ने अपने कुछ सिपाहियों को लेकर अंग्रेज़ों के साथ कई महीनों तक लड़ाई लड़ी। हालांकि इसमें एक विशेष प्रकार का नोट आता है कि 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। उस टाइम वो फैक्स करते थे, टेलीग्राम भेजा, और उसमें लिखा कि हमारे विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ गई है और हम थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है और जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा असर हुआ और द कंपनी फाइट बैक, कंपनी ने कुछ पलटवार किया, क्योंकि वह हमारे इंडिया के जितने भी सैनिक थे, जितने असंतुष्ट लोग थे, उनका सामना नहीं कर पाया और कंपनी ने कुछ पलटवार किया। कंपनी ने पलटवार करते हुए कहा, कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए गए और जितने भी विद्रोही थे उनको जल्दी से जल्दी सज़ा देने का प्रयास किया, लेकिन और कई सारे कानून भी बनाए और जितने भी विद्रोह के केंद्र थे इंडिया के लोगों के, उन पर धावा बोला गया। लेकिन सितंबर 1857 में दिल्ली को दोबारा अंग्रेज़ों ने कब्जे में ले लिया। सन 1857 के सितंबर माह में दिल्ली फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया और बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सीधे आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। इतना ही नहीं,
उनके बेटों को उनके आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर के बेटों को उनके आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। अक्टूबर 1858 की बात करें तो बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून में जेल भेज दिया गया। रंगून यानी जो हमारे इंडिया से बाहर है, रंगून जेल भेज दिया गया। और मार्च 1858 में लखनऊ फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और रानी लक्ष्मीबाई को भी मार दिया गया। अगर बात देखें तो तात्या टोपे भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध लड़ते थे। छापामार युद्ध के बारे में आपको हम बता देंगे आगे। छापामार युद्ध घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ते थे, छापामार युद्ध। और इसके बाद विद्रोह के कई साल बीत गए। विद्रोह के बाद कई साल बीत गए। अंग्रेज़ों ने 1859 के अंतिम तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। 1857 में क्रांति शुरू हुई थी और फिर 1859 ने अंग्रेज़ों ने फिर से भारत के कई सारे हिस्सों पर नियंत्रण पा लिया था। और ब्रिटिश सांसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और जिस कानून में कई सारा चीज़ पास किया गया, जिसमें लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। यानी कि जो भी इंडिया में भले ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन उसका सारा जो इशारे पर, जिसके इशारे पर चलेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है, मतलब भारत के बाहर ब्रिटेन में, वहाँ के हाथ में चला गया। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यानी पूरे उस मंत्रिमंडल में केवल एक भारतीय नियुक्त किया गया। और पूरे भारत पर शासन करना है, लेकिन भारतीय कितने नियुक्त किए? एक। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद यानी इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय बनाया गया और उसे इंग्लैंड की जो रानी थी उसका निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी कि जो महारानी विक्टोरिया या जो महारानी क्वीन जो भी रहा होंगे उस टाइम, उनका एक प्रतिनिधि इंडिया में वायसराय के रूप में भेज दिया गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने भारत शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। और दूसरी बात करें कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनका जो ज़मीन है उस पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा और भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई कि आप लोग ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन चलाएंगे। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट है कि सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। क्योंकि पहले क्या था कि ब्रिटेन से सिपाही मंगा लिए थे, तो अब उन्होंने बोला कि हम भारतीय सिपाहियों की भर्ती करेंगे। चौथा पॉइंट में उन्होंने बोला कि सिपाहियों में जो अनुपात है वो यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का, जैसे कि भारतीय ज़्यादा रहेंगे, यूरोपीय सैनिक कम रहेंगे। लेकिन अब अवध, बिहार और मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। क्योंकि जो उस टाइम गोरखा और पठान वो काफ़ी उत्तेजित सैनिक हुआ करते थे, उनकी भर्ती अब अंग्रेज लोग अपने अंडर करने लगे। और अगली बात उसमें ये लिखी गई 5वां नंबर कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर को देखकर उन्हें लगता था कि अगर जो मुस्लिम लीडर हैं उनको हम डाउन कर देंगे तो यहाँ पर फिर से क्रांति नहीं होगी। और अब अगला नंबर 6वां नंबर में अंग्रेज़ों ने यह फैसला लिया कि वे भारत के लोग और उनके धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। क्योंकि चर्बी वाले कारतूस होने के कारण भारतीय लोगों के धर्म पर काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंच रहा था। अगला हम बात करेंगे, अगर देखें तो इसमें अभी हम मैप की बात करेंगे। कई सारी बातें ऐसी आई थी जो वहाँ के अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि हम अब अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं। इतना ही नहीं, अगर कई सारे विद्रोह हुए। उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में एक छोटा सा राज्य था, खुदी संग्राम पाइक विद्रोह। 19वीं सदी के शताब्दी में 105 गढ़ और कई सारे छोटे छोटे गांव थे। वहाँ पर कई सारे लोग आंदोलन भी किए थे। यहाँ पर मैप में हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ 1857 की क्रांति का आंदोलन चला था। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ यहाँ पर सियालकोट, लाहौर,
फिरोजपुर, सियालकोट और रोहतक, दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फिरोजाबाद, सागर, नागौद और कई सारे जगहों पर वहाँ पर कई सारा विद्रोह हुआ, जिससे अंग्रेज़ काफ़ी परेशान हो गए। कुछ आपको अलग से हट के पॉइंट हम बता दें कि इसके अलावा भी कई जगहों पर अंग्रेज़ों को विद्रोह झेलना पड़ा और कुछ लोगों का एक विशेष रूप से उद्देश्य था कि इंडिया पर शासन कर ले, लेकिन यहाँ के जो सैनिक थे वह चाहते थे कि इंडिया के लोगों पर अत्याचार बिल्कुल न किया जाए। चलिए अब हम इसके प्रश्न और उत्तर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। इसको वीडियो रोक कर आप लोग आंसर लिख लेंगे। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और इसी के बीच आगे देखेंगे थर्ड भी दिया हुआ है। वीडियो रोक करके आप लोग आंसर क्वेश्चन कर लेंगे। थर्ड के बाद अब फोर्थ भी दिया हुआ है। फोर्थ के बाद फिफ्थ लिखना है, सिक्स लिखना है। हालांकि कुछ पैराग्राफ बहुत बड़ा है तो कुछ कम कर सकते हैं। और आगे सिर्फ 8 तक लिख रहा है इसमें। यहाँ पर आपके सामने 7 दिख रहा है, 7 प्रश्न, और इसके बाद यहाँ पर 8 भी दिख रहा है। 8 का कुछ लगभग 3 हेडिंग ही लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आप आंसर क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ।